अपने कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं। बच्चों एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर एक बार आप कमेंट कर दीजिए, जिसको आइडिया हो कौन कौन से चैप्टर्स अपने हो चुके हैं। बस बेटा बस, बहुत बाय बाय हो गई, बस तुम्हारी क्लास ओवर हो गई, अब तुम लोग जाओ। एक बार बच्चों कमेंट कर दो अपने कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं एनसीईआरटी के। जब से अपनी व्हाट्सएप पर क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब से बात कर रहा हूं मैं। बच्चों एक बार कमेंट कर दो। देखो फिजिक्स के तो अभी हमने कर ही लिए, 8th 9th और 10th, ये तो हमने एनसीईआरटी के चैप्टर कर ही लिए। केमिस्ट्री के हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए हैं। बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है। चैप्टर 1 कर लिया हमने, चैप्टर 4th कर लिया है, 8th 9th एंड 10th। ठीक है बेटा मनीष, थैंक यू, थैंक यू बेटा। बाकी लोग भी एक बार कोई और भी कमेंट कर रहा हो तो देख लो, मतलब मनीष ने जो कमेंट किया है उसके अलावा अगर कोई रह गया हो चैप्टर तो कमेंट कर दो, वरना फिर ठीक है। हमारे 5 चैप्टर जो है वो हो चुके हैं। ठीक है चलो, अच्छी बात है राहुल, थैंक यू। तो बच्चों आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3, और आई होप इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 10 कवर किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों ने उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिए होंगे। कर लिए हैं तो आप सीधा फेयर कॉपी के अंदर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर एक एटम क्या होता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, परमाणु। हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे ग्रंथों में, जो भी हमारी होली जो भी बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होती है, जो शरीर है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे बना होता है। जैसे कि पानी से बना होता है, आग से बना होता है, मिट्टी से बना होता है, आकाश से बना होता है ना। तो इन सब से हम लोगों का शरीर जो है वो बनता है, और जब लोग मर जाते हैं तो हमारा शरीर फिर से इन्हीं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हिंदी साहित्य कहता है कि जिस छोटे से कण से, जो सबसे छोटे पार्टिकल से जो हमारा शरीर बना हुआ है, या किसी भी कोई भी चीज बनी हुई है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोल देते हैं। किसी भी एटम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी, पर उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन हम लोगों को पढ़नी है वो है बच्चों जॉन डाल्टन।
जो जॉन गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। धीरज सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, आवाज आ रही मैम? यस सर। सर, सिमी मैम will not take their class today, class 9. अच्छा, Simi ma'am will not take their maths class today. So inform the students. ठीक है स्टूडेंट्स। Okay, sir? ओके मैम। तो स्टूडेंट्स, देयर इज नो मैथ्स क्लास। आज आपकी बच्चों कोई मैथ्स क्लास नहीं है। सिमी मैम आपकी क्लास नहीं लेंगी। ठीक है, आज आपकी कोई मैथ्स की क्लास नहीं है। हाँ जी, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जो जॉन डल्टन है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और अपनी थ्योरी के अंदर उन्होंने एटम्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करी, एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया और एटम्स की बच्चों डेफिनेशन जो है वो उन्होंने दी। तो एटम हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए एटम हमारी या किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाओ, डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जो आखिरी चीज आपको मिल जाए, जो आगे नहीं आप डिवाइड कर पा रहे, बस वही क्या है? एटम है। बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी आज कोई मैथ्स की क्लास नहीं है। सिमी मैम किसी रीजन की वजह से आपकी क्लास नहीं ले सकती। आपकी आज कोई मैथ्स की क्लास नहीं है। हाँ जी, तो हम लोगों को बच्चों बात करनी है सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हेडिंग बना दीजिए बच्चों, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो बताए थे। हम लोग एक एक करके इनके पॉइंट्स को लिखेंगे और उनका मतलब समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट जो जॉन डाल्टन ने दिया था, लिखिएगा, ऑल मैटर, MATTER, ऑल मैटर, ऑल मैटर is made up of, all matter is made up of small particles, small particles, small particles which are indivisible, small particles which are indivisible, indivisible, indivisible। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसे बच्चों आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, फुल स्टॉप। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, आर कॉल्ड एटम्स, आर कॉल्ड एटम्स। तो एटम क्या है? अगर आपसे डेफिनेशन आती है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम की आपको डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन करनी है तो आपके लिए डेफिनेशन हो जाएगी द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसे आगे आप डिवाइड ना कर पाए, तोड़ ना पाए, बस उसे ही हम लोग क्या कह देंगे? एटम कह देंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा बच्चों, जो जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एटम्स, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, atoms, atoms can not be created or destroyed in a chemical reaction, in a chemical reaction।
किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो एटम को बनाया जा सकता है और ना ही बच्चों एटम को खत्म किया जा सकता है। ये बाद में फ्यूचर में जाकर के ये एक लॉ बन गया जो आपके सामने लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पोस्टुलेट बच्चों आपने लिखा है ये, फुल स्टॉप ब्रैकेट में लिख देना, दिस पोस्टुलेट, POSTULATE, this postulate is the result of, this postulate is the result of law of conservation of mass, law of conservation of mass, conservation of mass। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों, थर्ड पॉइंट वापस बोलो अभिजीत, ब्रैकेट में लिखना है, दिस पोस्टुलेट इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखो, atoms of the same element, atoms of the same element are identical, atoms of the same element are identical। मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो हूबहू एक जैसे होंगे, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। नेक्स्ट पॉइंट, atoms of different elements, atoms of different elements are non-identical, are non-identical। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं बच्चों वो एक जैसे नहीं होंगे। मतलब मैं कहता हूं कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन के एटम्स अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो बच्चों, atoms combine in the ratio of small whole numbers, WHOLE, small whole numbers to form compounds, to form compounds। तो एटम्स जो होते हैं वो एक रेशियो में एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे तुमने वाटर का फॉर्मूला सुना होगा H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब जो 2 है वो भी एक होल नंबर है और 1 जो है वो भी क्या है, एक होल नंबर। तो एटम्स अपने होल नंबर में आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि वो क्या बना सके, कंपाउंड्स बना सकें। और बच्चों लास्ट पॉइंट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो है, देखिएगा, द रिलेटिव नंबर
and kinds of atoms, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound, are constant. constant का मतलब होता है बच्चों जो चेंज नहीं हो सकता. are constant in a given compound, in a given compound. ये पॉइंट कहता है कि एक कंपाउंड के अंदर उसके एटम का नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, अब वाटर बच्चों चाहे रेन वाटर हो, बारिश का पानी हो, या फिर तालाब का पानी हो, या घरों में जो टैप लगा होता है, नल लगा होता है उसका पानी हो, कुएं का पानी हो, मतलब पानी होना चाहिए. उस पानी में, पानी कैसा ही हो, पर उस पानी में हमेशा हाइड्रोजन के 2 ही एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 ही एटम होगा. ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है. ये बाद में जाकर के एक लॉ भी बना जो आपके सामने दूसरा लॉ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. तो बच्चों आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस पोस्टुलेट इज द रिजल्ट ऑफ, this postulate is the result of law of constant proportion, law of constant proportion, law of constant proportion. ठीक है बच्चों, ये अपने सर जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी. अभी हम लोगों को करने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान किन लॉज को, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सबसे पहला जो लॉ हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, जो सेम डाल्टन ने कहा कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो आप एटम को बना सकते हो और ना ही आप एटम को घटा सकते हो, खत्म कर सकते हो. मतलब कि ये कि आपके टोटल एटम्स जितने रिएक्शन को शुरू करने से पहले थे, उतने ही टोटल एटम्स आपके होंगे किसी रिएक्शन को खत्म करने के बाद. ठीक है, तो रिएक्शन से पहले जो टोटल एटम थे उतने ही टोटल एटम्स रहेंगे रिएक्शन के खत्म होने के बाद. इसका मतलब एटम जो है वो कंजर्व रहता है. इसका एक और मतलब हम लोग निकालते हैं, वो क्या है कि टोटल रिएक्शन से पहले जितना मास रहा होगा, रिएक्शन के बाद भी टोटल उतना ही मास रहा होगा. मैंने एक रिएक्शन लिखी है, देखो C+O2 गिव्स CO2. कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम. पर क्योंकि O2 में ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के टोटल 2 एटम है, तो अगर एक एटम का मास है 16 तो 2 की वजह से कितना हो गया 32. तो बच्चों लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट जो है, लेफ्ट साइड में उसका टोटल मास कितना आ रहा है, 12 प्लस 32 कितना आ रहा है आपका 44. अगर सच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसी कोई चीज है, तो राइट साइड में जो टोटल मास आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट साइड में जो टोटल मास आ रहा है उसके. जैसा कि मैंने बताया, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है कितना 16.
तो बच्चों अगर आप यहाँ CO2 में देखें, एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम, मतलब 12 + 16 + 16 इक्वल टू क्या आ रहा है 44। और अगर आप इन दोनों को भी जोड़ दें तो भी आंसर क्या आ रहा है बच्चों 44। इसे बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब टोटल जितना मास लेफ्ट साइड में होगा रिएक्शन के रिएक्टेंट का, उतना ही टोटल मास राइट साइड में होगा प्रोडक्ट का। मास हमेशा कंजर्व रहता है, उसे ना तो हम लोग बना सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं घटा सकते हैं। ये लॉ समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताइए। चलो अच्छी बात है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला आपको लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला बच्चों हम लोगों को लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो क्या कहता है ये लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स, STATES, स्टेट का मतलब कहना। दिस लॉ स्टेट्स दैट mass can neither be created, mass can neither be created, neither be created nor destroyed, nor destroyed in a chemical reaction, in a chemical reaction। और बच्चों जो एग्जांपल मैंने डाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, आप उसे बना लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो जो सेकंड लॉ हम लोगों को लिखना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो बच्चों ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने मासेस के, वो अपने मासेस के एक फिक्स रेशियो में पाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर है, चाहे नदी का हो, तालाब का हो, बारिश का हो या कुएं का पानी हो, जिसमें फॉर्मूला H2O ही रहेगा। अगर मैं H2O वाटर मॉलिक्यूल में आने वाले एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मासेस का सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो देखो बच्चों एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्योंकि यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन है तो उनकी वजह से मास कितना हो गया 2। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो निकालूं मतलब 2:16, इसको और हम लोग आगे काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा सिंपल वैल्यू 1:8। इसका मतलब ये है कि अब ये पानी चाहे नदी का हो, तालाब का हो, कहीं का भी पानी हो, पर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो जो है वो हमेशा 1:8 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही CO2 का एग्जांपल देखो, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। तो अगर आप यहाँ इन दोनों के एटम्स का रेशियो निकालें तो देखो ये एक का 16 है, 2 की वजह से 32 हो जाएगा। आप इसे काटते जाओ, डिवाइड करते जाओ, लास्ट में जाकर के जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो क्या होगा, वो होगा 3:8। तो भले CO2 कैसे ही बन रही हो, जैसे हम लोग CO2 रिलीज करते हैं है ना रेस्पिरेशन के दौरान, या फिर आप कोयले को, कार्बन को जलाओ तो भी वो क्या बनाता है CO2। तो CO2 भले कैसे ही बन रही हो पर उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के
मासेस का जो बच्चों रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 3:8। लॉ तुम्हें समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ। अभिजीत को नहीं आया? किसी भी कंपाउंड में कितने ही एलिमेंट्स हो, उनके मासेस का जब रेशियो निकाला जाएगा तो वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:80 रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 4:5 हो जाए, 1:9 हो जाए। हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस लॉ को बच्चों देखो, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा करके कैसे पूछा जाता है। अगर देखो H2O के मासेस का मैंने रेशियो निकाला है 1:8। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो 1+8 कितना आएगा, 9। इसका मतलब ये है, अगर टोटल 9 ग्राम H2O में लूं, टोटल में कितना, 9 ग्राम क्या लूं, वाटर मॉलिक्यूल 9 ग्राम H2O लूं, तो उसमें 1 ग्राम तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन। अगर इस लॉ को हमने समझ लिया है तो हम लोग देख सकते हैं कि 1+8 आंसर आएगा 9। मतलब 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम तो क्या है, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऐसे अगर मैं CO2 में देखूं तो 3+8 आंसर क्या आएगा, 11। तो 11 ग्राम CO2 का मतलब क्या है, 3 ग्राम तो उसमें क्या है, कार्बन, और 8 ग्राम उसके अंदर क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना। वाटर वाले एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें पता लग गया कि 9 ग्राम अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 8 ग्राम। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बताओ 27 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, 27 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जवाब है बच्चों ये। कृष्ण, अनुराग, मनीष, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सेम आंसर दिया है। आंसर है 3 ग्राम। मतलब आपको लॉ समझ में आ गया भाई, बहुत साफ है। 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मैंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 27 का मतलब क्या हो गया, 9 × 3। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 ग्राम वाटर के अंदर 3 ग्राम तो क्या है, हाइड्रोजन। और कोई बताएगा ऑक्सीजन कितना ग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, 24 ग्राम। मतलब ये लॉ तुमको क्लियर हो गया है, तुम सबको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो चलो लॉ को लिखो। दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट in a chemical compound, in a chemical compound, the elements are always, the elements are always present in, present in definite proportion, definite proportion by mass, definite proportion by mass, by mass। अब बच्चों जो एग्जाम्पल तुम्हें बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप लोग जल्दी से बना लीजिए अपनी नोटबुक में।
फिर से बच्चों मैं एक बार अनाउंस कर रहा हूं, टुडे देयर इज नो मैथ्स क्लास। आज आपकी कोई मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है। सिमी मैम किसी रीजन की वजह से क्लास नहीं ले पाएंगी, तो आज आपकी कोई मैथ्स की क्लास नहीं है। कमेंट कर देना बच्चों अगर आपका हो गया है तो डन। कमेंट मेरे पास आ गया है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप हेडिंग बनाइए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, हम लोग उनका पूरा नाम लिखने की जगह हम लोग उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से हमारा टाइम भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है, और इंक जो है आपके पेन की या मेरे मार्कर की वो भी बच जाती है। तो जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिंबल्स जो है तैयार किए थे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें से कुछ सिंबल्स बच्चों आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे जो बनाए मैंने हैं, पर इनको दिया किसने था? बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस। तो जो आपने बनाया सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी आप एक हेडिंग बना दीजिए, बर्जीलियस सिस्टम। बर्जीलियस सिस्टम। बर्जीलियस सिस्टम। और बच्चों जो भी सिंबल आपके सामने बर्जीलियस ने दिए थे, आप प्लीज उन्हें ड्रॉ कर लीजिए। ये देखो, ये मैंने वैसे ब्लू मार्कर से बनाया, अंदर आपको आपकी पेंसिल से ही बनाना है। ये लाइनिंग तो डार्क होनी चाहिए, और अंदर जो पेंसिल से आप शेडिंग करेंगे वो शेडिंग लाइट होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि मार्कर में ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि लाइट और डार्क शेडिंग कर सकें। तो इस वजह से आप अपनी पेंसिल से जो बाउंड्री है उसको तो आप डार्क कर दें, कार्बन के लिए बात कर रहा हूं मैं, और जो अंदर जो शेडिंग है वो आप लाइट करें। कमेंट कर देना बच्चों जब आपका हो जाए। मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं, तो आई होप आप सभी ने बना लिए होंगे ये सारे सिंबल्स। हाँ जी, तो ये तो बर्जीलियस का सिस्टम था, पर बच्चों ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स के नाम को भी याद करना, फिर उनके सिंबल्स को भी अलग अलग डिजाइन से अलग अलग तरीके से ड्रॉ करना, उन्हें मेमोराइज रखना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो उनके नाम में इन्वॉल्व होने वाले अल्फाबेट्स जो हैं उनसे दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कार्बन का सिंबल होता है सी, कार्बन का नाम सी से शुरू हो रहा है तो आपने उसका सिंबल सी रख दिया। ऐसा करने से अगर तुमने नाम याद कर लिया एलिमेंट का, तो कहीं ना कहीं आप उसका सिंबल भी बड़ी आसानी से
याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपने ड्रॉ किया बर्जीलियस सिस्टम, है ना। दूसरा आपको लिखना है IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, PAC सिस्टम। IUPAC की फुल फॉर्म लिखो बच्चों। आई का मतलब है इंटरनेशनल, आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। यू से हो जाएगा यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, FOR फॉर प्योर, पी से हो जाएगा प्योर, PURE प्योर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड, एंड अप्लाइड, APPLIED, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म है IUPAC की। IUPAC सिस्टम को बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप लोगों का एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं। वो होमवर्क आपको कुछ नहीं है, आपको हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक एटॉमिक मास जो है और एलिमेंट्स का सिंबल आपको कॉपी के अंदर लिखना है। क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हर एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कह लीजिए, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और अगर बच्चों याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके आगे इस चैप्टर में वो काम आएगा ही। आपको याद तो करना पड़ेगा ही, पर कुछ एक दो क्लासेस बाद में जाकर के काम में आएगा, पर याद होगा तो अच्छा आपके लिए रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये होमवर्क जरूर करके रखिएगा, और हम लोग आपसे जो IUPAC सिस्टम है सिंबल देने का, हम लोग उसकी बात आपसे करेंगे। चलिए, थैंक यू और ध्यान रहे बच्चों, आज आपकी मैथ्स की क्लास नहीं है।